हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज की समसामयिकी पे जिन मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे वो है इसरो के आगामी मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग को अच्छे से नोट्स बना लेना चाहिए इस पे। और फिर बात करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश जोड़े गए हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वाडी विकास मॉडल क्या है और ये किस एरिया से रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही अंत में यूपी स्पेशल, हमारे एग्जाम आने वाली जो परीक्षा है आरओ एआरओ और एपीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो अंत में हम उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले पहले तेलुगु स्टार बन गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कल ही की गई थी और इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही कंप्लीट पीडीएफ गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइड करवाई गई है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी दे चुके हैं। अब एक छोटा सा फैक्ट यहां पे बस देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ये 69वां संस्करण था और इस पुरस्कार को जो दिया गया है वो वर्ष 2021 के लिए इसको दिया गया है। अब बात करते हैं ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो इसका आयोजन इंदौर में किया गया और वहां 28 राज्यों, 9 केंद्र शासित प्रदेशों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। आगे बात करें, मास्टर कार्ड पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी के साथ वैश्विक भागीदार बन गया है, जिसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच भारत में होना है। अब आगे बात करते हैं स्पेस फाउंडेशन के वार्षिक रिपोर्ट के बारे में। तो भारत, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक $13 अरब पहुंचने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। वहीं वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही तक $546 अरब मूल्य तक पहुंच चुकी होगी। अब आगे बात करें, इराक ने तुर्की पर टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों में बहने वाले पानी को गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया है। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में गन लेक के ऊपर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ आग का बवंडर भंवर देखा गया। अब आप सोचेंगे कि ये दो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कल के न्यूज में थे और यहां से आपको अपने लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालना है वो ये है कि टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों का संबंध किस देश से है? तुर्की से है। गन लेक कहां पे स्थित है? ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन, इसका नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शांतिगिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। महान भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद सीआर राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने सीआर राव को वर्ष 1968 में पद्म भूषण, वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथ ही उन्हें एस भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे बात करते हैं, एनटीसीए क्यों न्यूज में था। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में बाघ अभ्यारण्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ देश को अपना 54वां टाइगर रिजर्व मिल गया है जिसका नाम है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा और अन्य जो 4 हैं उनके बारे में बात करें तो सवाई में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। अब आगे बात करते हैं कुश्ती की। तो कुश्ती की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। अच्छा, अब जब सदस्यता रद्द कर दी है तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे होगा क्या कि आने वाले कोई भी चैंपियनशिप, या तो जैसे एशिया की चैंपियनशिप, ओलंपिक होता है, और अगर ये सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी तो होगा क्या कि भारत की तरफ से जो भी इस खेल में पार्टिसिपेट लेगा वो देश के लिए नहीं खेल पाएगा। अगर उसको खेलना है तो अपने इंडिविजुअल के लिए वो खेलेगा। आगे बात करते हैं, 1 सितंबर से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा। अब ये है क्या? इसके माध्यम से जीएसटी के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड, मतलब जैसे ही जो आप सामान खरीदते हैं और उसका बिल अगर आप जीएसटी इनवॉइस पे अपलोड कर देते हैं तो 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का आप नगद इनाम जीत सकते हैं। ऐसा केंद्र का एक जो है योजना लेके आ रही है। आगे बात करें इसरो के आगामी मिशन के बारे में। तो इसरो का एक आगामी मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1।
यह भारत का पहला सूर्य मिशन होगा जो कि सितंबर 2023 में लॉन्च किया जा रहा है और सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन का यह अध्ययन करेगा। अब बात करते हैं निसार के बारे में। नासा और इसरो ने एक साथ मिलकर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने का समझौता किया है। यह अगले वर्ष तक लॉन्च हो सकता है और यह पृथ्वी और बर्फ की सतहों के अंदर गतिविधियों का अध्ययन करेगा। साथ ही पृथ्वी पर होने वाले जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार को भी यह मापने का कार्य करेगा। अब बात करें मिशन गगनयान की, तो इसरो वर्ष 2024 में 5 से 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय दल को इस मिशन के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजेगा। आगे कौन से मिशन है? मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। वर्ष 2014 के सफलतापूर्वक मंगलयान के बाद इसरो इस मिशन का दूसरा भाग इस वर्ष के अंत तक लॉन्च करने वाला है। इसके अंतर्गत ऑर्बिटर को मंगल ग्रह के सबसे नजदीकी ऑर्बिट में रखने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं इसरो के शुक्रयान मिशन की। शुक्रयान 1 मिशन शुक्र ग्रह की भौगोलिक संरचना और ज्वालामुखी अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया जाएगा। शुक्रयान अंडाकार रूप में शुक्र के ऑर्बिटर में चक्कर लगाएगा। अब बात करते हैं स्पेसएक्स मिशन की। ये क्या है? भारत का पहला अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। इसके लिए इसरो अगले वर्ष स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। आगे बात करते हैं ल्यूपेक्स की। ल्यूपेक्स तो कल भी न्यूज में था। तो ल्यूपेक्स क्या है? जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से इसरो एक और चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है जिसका पूरा नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ल्यूपेक्स नाम से यह मिशन वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया गया है। ल्यूपेक्स ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की प्रचुरता की जांच करने और इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास करेगा। ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च वाहन और रोवर का योगदान जापानी एजेंसी जाक्सा करेगी, जबकि लैंडर जो है वो इसरो से जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो 5 सदस्यीय ब्रिक्स ने 24 अगस्त यानी कि कल के दिन 6 अन्य देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और उसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और दुनिया की जीडीपी का 1/4 से अधिक प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है। अब इन लोग की सदस्यता, जो 6 नए सदस्य देश हैं, इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। सदस्य देशों के जुड़ने के साथ यह दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा और इसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जो कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल होंगे। अब आगे बात करते हैं वाडी विकास मॉडल के बारे में। बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, जिसका मुख्यालय पुणे में स्थित है, इसके द्वारा वाडी विकास मॉडल पेश किया गया जो कृषि प्रणाली में पेड़ों के फलों तथा वानिकी को बढ़ावा देता है। आरओ में एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे भूमिधारकों के लिए आजीविका में सुधार और पोषण तक पहुंच प्रदान करना है। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड के रूप में जानते हैं, वाडी परियोजना का एक अभिन्न अंग होगा। वाडी मॉडल का उद्देश्य आदिवासी और छोटे भूमिधारकों की मदद करना है। यह भूमिधारक को वाणिज्यिक बिक्री के लिए भूमि पर बागवानी करने और खाद्य फसलें लगाने की अनुमति देता है। अब आगे बात करें शतरंज विश्व कप की, तो ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने बाकू में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप के फाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया और वो रजत पदक जीते, लेकिन स्वर्ण नहीं जीत पाए। लेकिन ऐसा करने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जो कि फाइनल खेले हैं। 24 अगस्त यानी कि कल खेले गए टाई ब्रेकर में पूर्व एशियन चैंपियनशिप नॉर्वे के मैग्रसन कार्लसन, देखिए ये भी आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि मैग्रस कार्लसन का संबंध किस देश से है, तो नॉर्वे से है। कभी कभी देश भी पूछ लेता है। तो कार्लसन ने प्रज्ञानंद को 1-0 से फाइनल में हरा दिया था। आर प्रज्ञानंद विश्व कप फाइनल में खेलने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आगे बात करते हैं यूपी के कुछ स्पेशल पॉइंट के साथ। तो भारत निर्वाचन आयोग ने 1999 बैच के आईएएस अफसर नवदीप रिड़वा को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। वह अजय कुमार शुक्ल की जगह लेंगे। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक संगठन
नाको द्वारा आगरा में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों की परियोजना निदेशकों के साथ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक कहां की गई? वो आगरा में की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारत सरकार ने 1992 में एड्स विरोधी अभियान के रूप में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश में एचआईवी संक्रमण के प्रसार एवं एड्स के प्रभाव को कम करना था, ताकि एड्स से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी लाई जा सके और इसे बृहद स्तर पर फैलने से रोका जा सके। अब आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन त्रिनेत्र चला रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। स्पेशल ऑपरेशन के तहत पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछाया गया है। अब तक 3.5 लाख सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील जगहों पे लगाए जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना है वो ये जानना है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र किससे संबंधित है? वो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने से है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ स्थित लघु सिंचाई विभाग मुख्यालय में लघु सिंचाई भवन भी बहुत पूछता है एग्जाम में, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। लघु सिंचाई भवन का शिलान्यास किया गया है। लघु सिंचाई भवन कहां पे है? लखनऊ में है। एशिया का सबसे बड़ा खमीर विनिर्माण संयंत्र पीलीभीत में निर्माणाधीन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अब आपको मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि अगर आपको ये कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनसे चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।